नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से जुड़ी हुई, जहां उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद बादल फटने से भयानक तबाही मची है। इस तबाही में धराली गांव तहस नहस हो गया। पूरा गांव मलबे की चपेट में आ गया। पानी के सैलाब के बीच लोगों की चीख पुकार ने दिल झकझोर दिया। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 50 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इस तबाही की चपेट में एक आर्मी कैंप भी आया है। यहाँ पर आर्मी मेस और कैफ़े है। कई जवानों के हादसे में लापता होने की आशंका जताई गई है। हर्षिल में सेना की 14 राजपूताना राइफल्स की यूनिट तैनात है। हर्षिल में नदी के किनारे बना हेलीपैड भी बह गया है। भारी बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव का काम नहीं हो पा रहा है। एनडीआरएफ की 4 टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुटी हुई है। इसके अलावा आईटीबीपी की 3 टीमों को भी राहत कार्यों में लगाया गया है। राज्य और केंद्र सरकार स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन से लगातार संपर्क में है और प्रशासन भी लोगों से नदी से दूर रहने की अपील कर रहा है। राज्य सरकार लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी की यह घटना और उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंढा जाए। अच्छी खासी संख्या में लोगों के लापता होने की भी सूचना अभी तक है। हालांकि हताहतों की संख्या की बात करें तो यह आंकड़ा 4 का है, लेकिन 50 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने की कल घटना हुई थी और उसके बाद इस पूरे इलाके में भीषण तबाही थी। योगेश सेमवाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता फ़ोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। योगेश, कल की यह तस्वीरें पूरे देश ने देखी है, लेकिन उसके बाद का मंजर अब आज आप बताइए। कई लोग लापता थे, उनकी क्या स्थिति है, हताहतों की संख्या क्या है, इस पूरी खबर के बारे में अपडेट दीजिए। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि फिलहाल अगर बात करें, आज दूसरा दिन है और अभी वहां पर जो स्थानीय टीम है वही वहां पर राहत बचाव कार्य के काम कर रही है, क्योंकि उससे पहले भटवाड़ी पड़ता है। भटवाड़ी लगभग जो है 40 किलोमीटर, 35 से 40 किलोमीटर पहले भटवाड़ी पड़ता है। अगर आप यहाँ से ऋषिकेश से या देहरादून से जब निकलेंगे तो भटवाड़ी के बाद सड़क एकाएक 100 से 150 मीटर एक जगह टूट गई है, जिस वजह से एनडीआरएफ और जो सेना की सेना माफ कीजिएगा आईटीबीपी है, आईटीबीपी वो नहीं पहुंच पा रही है राहत बचाव कार्य के लिए। अभी तो वो पैदल भी निकल गए हैं कि किसी भी तरह से रास्ता खोला जाए और पूरी टीम वहां पहुंच सके, ये कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में कई लोग लापता हैं और राहत बचाव कार्य, क्योंकि सेना वहां पर ठीक 15 मिनट बाद, जैसे ही ये हादसा हुआ उसके 15 मिनट बाद वहां पर सेना पहुंच गई थी। ज्यादा दूर सेना नहीं थी, तो सेना ने अपने स्तर पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी पहुंची और स्थानीय प्रशासन तो वहां मौजूद था ही। पर अभी फिलहाल आज की अगर बात करें, मौसम आज भी बिल्कुल पैक है, बारिश हो रही है, रास्ते खराब हो रखे हैं, जगह जगह पर रास्ते टूट रखे हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे ऑपरेशन में सबसे ज्यादा जो काम आती है वो आती है हेली सेवा। हेली सेवा नहीं उड़ पा रही क्योंकि मौसम खराब है। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर संचालित नहीं किए जा रहे हैं और इस वजह से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल स्थिति ये है कि वहां पर की राहत बचाव कार्य जो वहां पर जो टीम है वो फर्स्ट एड की तरह जो वहां पर काम कर रही है, लेकिन जो एक्सपर्ट के तौर पर अगर हम देखे जाए तो एनडीआरएफ की जो टीम होती है, एसडीआरएफ की जो बड़ी टीम होती है, उसके साथ ही जो आईटीबीपी की टीम होती है, जिन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज होता है पहाड़ों का, जो जानते हैं कि किस तरह से इस आपदा से निपटा जाए। अगर बात करें हम केदारनाथ आपदा, तो ये केदारनाथ आपदा से बिल्कुल छोटी नजर नहीं आ रही है। उसी तरह की स्थिति बिल्कुल नजर आ रही है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक बड़ी झील वहां पर बन गई थी, झील बनने के कुछ समय बाद धीरे धीरे बारिश हुई और आखिर में जाकर जो मलबे के साथ वो झील नीचे पूरे के पूरे जो इलाका था, जो कि नदी के किनारे और नदी के बिल्कुल मुहाने पर बसा हुआ जो एक इलाका था, वो पूरा का पूरा जो है उसको लेके आगे में अपने आगोश में ले लिया। पर अब इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अभी भी निकले थे, थोड़ी देर पहले जो है वो निकले थे और वो वहां पर जो है सुरक्षित जहां पे भी जगह वहां पहुंच चुके हैं। मॉनिटरिंग कल रात भर मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करते रहे, वो आपदा कंट्रोल रूम
योगेश, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक आर्मी का भी वहां पर बेस कैंप है और ऐसे में बहुत लोग के लापता होने की बात बताई जा रही है। तो ऐसे में क्या लापता लोगों की संख्या और बढ़ सकती है? क्या अनुमानित वह आंकड़ा है अभी? नहीं, अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि जो ऊपर से जो मलबा आया, हाँ। उसमें कई कई टन के बड़े बड़े पत्थर थे और मलबा जो था वो पूरी तरह से वो मिट्टी का जो होता है मलबा वो था काफी गाढ़ा। अगर ऐसा था कि अगर कोई व्यक्ति अभी भी उस पर चले तो वो थक जाए, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का मलबा ऊपर से आया है। उसके नीचे कितने लोग हैं, एक चैलेंज होगा उन लोगों को ढूंढना। अगर सब भी है, उन सबों को भी बरामद करना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा टास्क है ये। क्योंकि हम लोगों ने जो है वो देखा था कि केदारनाथ में जब इसी तरह का मलबा आया था, तो आज भी स्थिति यह है कि आज भी वहां पर अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है उसमें भी अभी भी वहां पर लोगों को सब मिल जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी तरह की ये स्थिति है। किस तरह की होगी, बहुत ज्यादा पहले मशीनरी का इस्तेमाल होगा, क्योंकि आम आदमी अगर सेना की बात करें, बिना मशीनरी के सेना भी वहां पर लोगों के सबों को या तो लोगों को नहीं ढूंढ पाएगी। तो पहले मौसम साफ होने का इंतजार, फिर वहां पर मशीनरी को ले जाना है। रास्ते टूट चुके हैं, भारतीय सेना का मदद के लिए गुहार लगाई जा चुकी है। वैसे तो क्विक रिस्पॉन्स टीम के तौर पर भारतीय सेना वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन अब जो केंद्र है, केंद्र से सेना की बटालियन मांगी गई है। चिनूक जो हेलीकॉप्टर होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं उत्तराखंड में, जब भी आपदा आती है तो चिनूक जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। उनकी मांग की गई है, एयरफोर्स की मदद लेने की बात कही गई है। यानी कि कोशिश ये की जा रही है कि बचाना है उन लोगों को, जो लोग थोड़े भी जिन पे जान है उन लोगों को बचाना है। ठीक है योगेश, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे से जुड़ी हुई, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। चैतन्य बघेल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका फाइल की गई है। याचिका में ईडी के हिरासत में लिए जाने को इस पूरी कड़ी को चुनौती दी गई है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चैतन्य बघेल को ईडी ने हिरासत में लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। मामले में जल्द सुनवाई भी हो सकती है। यह मामला छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह इस मामले की शीघ्र सुनवाई करे और दोनों याचिकाकर्ताओं की मांगों पर जल्द निर्णय दे। तो चैतन्य बघेल से जुड़ा यह मामला, जहां ईडी ने उन्हें कुछ वक्त पहले गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला बताया जा रहा है। शराब घोटाले, कथित शराब घोटाले जो छत्तीसगढ़ में उसकी गूंज, उसकी आहट पूर्व सीएम के बेटे के दहलीज तक पहुंच गई थी और अंततः उन्हें ईडी ने हिरासत में ले लिया था। इसी पूरे मामले को लेकर के चैतन्य बघेल ने याचिका लगाई है हाईकोर्ट में और यह उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही हाईकोर्ट में इस पूरे केस को लेकर सुनवाई हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी जब उन्होंने रुख किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें यह डायरेक्टिव दिया था कि आप पहले हाईकोर्ट जाएं और वहां पर आप इस पूरे मामले को लेकर अपील करें, और ऐसा गाइडलाइन एक तरह से इस मामले में अनुरोध भी किया है सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कि वह शीघ्र सुनवाई करे। पीयूष मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर। पीयूष, वैसे तो हाई प्रोफाइल मामला है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये जो कवायद है वो लगातार कोर्ट की दहलीज तक पहुंचती है और फिर वहीं पर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होती है। ऐसे में चैतन्य बघेल का भी कोर्ट पहुंचना, और क्या उम्मीद जताई जा रही है कि हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर जल्द सुनवाई करेगा? देखिए, यहाँ पे हम दर्शकों को बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र हैं चैतन्य बघेल, जिन्हें पिछले माह उनके जन्मदिन के दिन ईडी ने गिरफ्तार किया था और तभी से लगातार सड़क से लेके सदन तक, क्योंकि विधानसभा सत्र उस समय चल रहा था, कांग्रेस ने बड़ा तीखा प्रतिरोध इसमें कायम किया था और विरोध दर्ज कराया था कि प्रतिशोध की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार भूपेश बघेल जो महासचिव हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी इसमें लगातार कही है कि बगैर नोटिस के जब 4 बार छापा मारा गया तो पहली बार ही नोटिस हम जब उनका साथ दे रहे हैं, किसी प्रकार की जो जांच एजेंसी आ रही है उनका लगातार साथ दे रहे हैं,
तो बगैर नोटिस के कैसे गिरफ्तार किया गया है। धारा 40, 50 और जो अन्य एक धारा है उसके तहत बगैर नोटिस के कार्रवाई करना अनैतिक मान के उन्होंने बोला था कि असंवैधानिक रूप से केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कल भी की थी और उसमें कहा था। और इन दोनों मामलों को लेके, अपनी व्यक्तिगत मामले और चैतन्य बघेल के दोनों को मामलों को लेके वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी किया कि आप हाई कोर्ट में जाए और हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। वहां से एक पत्र शायद हाई कोर्ट में भी आया है और फिर शीघ्र सुनवाई के लिए कहा भी गया है हाई कोर्ट को। और आज उसकी एक अहम सुनवाई। ठीक है पीयूष, आप नजर बनाए रखिएगा इस सुनवाई पर, फिर जानकारी दीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। वहीं अगली बड़ी खबर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से ही जुड़ी हुई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को मिले विशेषाधिकारों को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अब यह बात पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। जुलाई 2022 में दिए गए एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के तहत ईडी को आरोपियों और गवाह को समन करने, रेड करने, संपत्ति जब्त करने, गिरफ्तारी और जमानत की सख्त शर्तों को बरकरार रखा था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईडी को मिले विशेषाधिकारों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। विवेक, इस पूरी खबर के बारे में और ज्यादा जानकारी दीजिए। आखिर इस पूरी सुनवाई में क्या कुछ निकल सकता है? क्योंकि जो ये पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, 2022 का एक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। क्योंकि इस मामले में जो फैसला था उसमें कुछ चीजों को बरकरार रखा गया था, जिसकी वजह से ये जो याचिका करता है उनका ये कहना था कि इस मामले में विचार करने की जरूरत। और जब इस मामले पर सुनवाई हो रही थी उस दौरान कपिल सिब्बल ने एक तर्क दिया था, मतलब सुनवाई इन द सेंस की जो कि आज सुनवाई होगी और कल होगी, लेकिन जब ये मेंशन किया गया था और ये मामला कोर्ट में आया था तो कोर्ट के सामने जब इस मामले में नोटिस जारी किया था उससे पहले कपिल सिब्बल का ये तर्क दिया गया था कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था पीएमएलए को लेके, जिसमें ये कहा गया था कि जो ईसीआईआर होती है, यानी कि जो इस मामले में जो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की जाती है उसको देने की प्रक्रिया को, और दूसरा जब इस मामले में कोई आरोपी बनाया जाता है तो उसको खुद ही यह साबित करना होता है कि वो इस मामले में दोषी नहीं। तो ऐसे तमाम पहलू थे जिनके ऊपर विचार करने की जरूरत है। हालांकि इस मामले में उस फैसले के कई बिंदुओं को चुनौती दी गई थी, लेकिन जब इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि इस मामले में सिर्फ 2 पॉइंट पे ही कोर्ट को संयमित रहना चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने कहा कि जो याचिका करता है और जो केंद्र सरकार है वो बैठकर तय करे, जिसके आधार। ठीक है विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, फिर अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, जहां योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद जिले का दौरा करेंगे और 1176 करोड़ की 110 परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम बेलारी के पीपली गांव में अटल आवासीय विद्यालय समेत 74 परियोजनाओं का लोकार्पण और 36 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद वह सुबह यहीं से संभल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम के मुरादाबाद दौरे से जुड़ी हुई 2 दिवसीय दौरा। बरेली और मुरादाबाद संभल के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं और मुरादाबाद की बात करें तो 1176 करोड़ की परियोजनाओं की वह सौगात देंगे। इसके साथ ही अटल आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अन्य कई विकास परियोजनाएं हैं उनका भी वह लोकार्पण करेंगे। महत्वपूर्ण दौरा यह मुख्यमंत्री का माना जा रहा है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे के दरमियान वो मुरादाबाद भी जाएंगे, बरेली भी और संभल भी। हमारे साथ हमारे संवाददाता धानवीर सिंह जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। धानवीर, जिस तरह से मुख्यमंत्री का यह दौरा है और कई करोड़ों की सौगात वह देने वाले हैं, इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स खास हैं, क्या कुछ रहने वाला है उनका आज का पूरा शेड्यूल?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आज मुरादाबाद के बेलारी में अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ उद्घाटन करेंगे, जिसमें लगातार काफी समय से वो जिला प्रशासन से लेकर तमाम अधिकारी लगे हुए थे। और देखिए कहा जाए तो कल भी तमाम चीजें देखने मिली है यहाँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, उसकी वजह से चीजें कुछ चेंज की गई है। और तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं जिला प्रशासन ने रात एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि एक अटल आवासीय विद्यालय जो तहसील बिलारी के पीपली गांव में बना है, उनका उद्घाटन करेंगे। साथ ही उन्होंने 2:10 पर लगभग उनके मंच से जनता को संबोधित करेंगे। उसके बाद 3:10 पर सर्किट हाउस और 3:35 पर मुरादाबाद के PSC 24 में जाकर एक जो कि मुरादाबाद में बुद्धि विहार में प्रोग्राम था उसे कैंसिल कर दूसरी जगह लगाया गया है। तो ये तमाम व्यवस्थाएं और ये करोड़ों रुपए की योजनाओं का यहाँ शिलान्यास भी करेंगे और तमाम चीजों पर चर्चा भी करेंगे और जो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करने की बात भी की गई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद दानवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में गुमला पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। कल देर रात सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में राज्य पुलिस द्वारा घोषित किए गए 15 लाख का कुख्यात इनामी पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PLFI का नक्सली मार्टिन किरकिट्टा, इसको अभियान के दौरान ही पुलिस ने ढेर कर दिया है। इसके अलावा पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में लगभग 2 से 3 अन्य नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सर्च अभियान में नक्सलियों की बड़ी हार के साथ उसके नापाक मंसूबे भी नाकाम हो गए हैं। गुमला SP हरीश बिन जमा और उनकी टीम के साथ इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। पूरे इलाके में नक्सलियों के बीच दहशत का माहौल है। तो गुमला से ये बड़ा ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, और ख़ास बात है कि गुमला के SP हरीश बिन जमा और उनकी टीम इस पूरे एनकाउंटर को लीड कर रही थी और ये बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि 15 लाख का इनामी PLFI का नक्सली ढेर कर दिया गया है और कुछ लोगों के घायल होने की भी बात बताई जा रही है। मार्टिन किरकिट्टा को ढेर किया गया है, 2 से 3 नक्सली के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। तो गुमला से यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस खबर के बारे में, जहां बहुत बड़ी सफलता पुलिस को मिली है और इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया है इस पूरे ऑपरेशन में, इस अभियान में। और 15 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित था और ख़ुद गुमला के SP इस पूरे अभियान को लीड भी कर रहे थे, उनकी पूरी टीम लगी हुई थी। तो गुमला पुलिस के लिए और राज्य पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता मानी जा सकती है। इस पूरे ऑपरेशन के बाद ये खबर सामने आई कि एक कमांडर ढेर हो गया है और 2-3 लोग अन्य नक्सली घायल भी बताए जा रहे हैं। और इस बीच अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई आ रही है, जहां आगामी निकाय चुनावों के मद्देनज़र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को BMC चुनावों की तैयारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने उद्धव की शिवसेना UBT के साथ गठबंधन के भी संकेत दिए हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि गठबंधन का फैसला सही समय पर लिया जाएगा। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां अब MNS और संभवतः शिवसेना UBT साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी BMC के, इसके संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। सरबजीत सोनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। सरबजीत, ऐसे में जो गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या यह मान लिया जाए कि यह तो होगा ही, क्योंकि कुछ दिन पहले भरत मिलाप भी हुआ था, और इसका क्या असर होगा BMC के चुनावों पर? जिस तरह से आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू हैं, हर पार्टी अपनी अपनी जोर लगा रही है। वहीं मनसे और उद्धव ठाकरे एक साथ जो है कुछ दिन पहले मुलाकात भी हुई है, अब चुनाव लड़ने की बात भी कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को देखते हुए तैयारियां भी शुरू हैं, और दोनों अगर पक्ष जो मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो BMC में कहीं ना कहीं BMC किसके उसमें जीत हासिल होगी ये देखना है। लेकिन मनसे और जिस तरह से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के बीच में जो गठबंधन की बात की जा रही है, इसमें आगामी चुनाव पे कितना असर पड़ता है। हालांकि तैयारियां पूरी तरह से हैं, कई बार बैठकें भी हुई हैं। राज ठाकरे जो है
हाल ही में अब तक बैठक कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे भी अपने अपने कार्यकर्ताओं से बैठक कर चुके हैं। अब देखना है कि इसका जो क्लियरफाई है वो कब तक होता है, या अभी भी सस्पेंस बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं संभावना बताई जा रही है कि आगामी चुनाव दोनों एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं। तो इससे क्या विपक्षी पार्टी यानी खासकर बीजेपी की बात करें, एकनाथ शिंदे, उसको कोई थ्रेट होगा या इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं वहाँ की राजनीति के हिसाब से, क्या लगता है? जिस तरह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में मनसे को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अब आगामी चुनाव पे मनसे किस तरह से लोगों के बीच में जाता है और गठबंधन जब करता है तो क्या क्या किन किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं की जाती हैं, क्या जनता इन्हें फिर से चुनने की जो है बात कहेगी, तो इस पे कहीं ना कहीं एक टक्कर की बात होगी। लेकिन बीजेपी भी पूरी तरह से तैयारी में है, एकनाथ शिंदे भी पूरी तरह से तैयारियों में है, सभी अपने अपने जोर लगा रहे हैं आगामी चुनाव को देखते हुए। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर्वजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां पर दोनों भाइयों के साथ आने की बात के बाद अब संभवतः एक गठबंधन भी होगा और उसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों वहां पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं बात करेंगे जनपद बहराइच की, जहां बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। वहां पर 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद 3 तहसीलों में बाढ़ ने कहर बरपाया है। देर रात अचानक आई बाढ़ की वजह से 3 तहसील के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक गांव पानी से घिर चुके हैं। पानी में घिरे गांवों के लोगों की गृहस्थी सैलाब के बीच फंसी हुई है। हालांकि बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग घरों से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने लगे हैं। मोतीपुर, नानपारा और महसी तहसील के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ के पानी की वजह से चारों तरफ सैलाब ही सैलाब दिख रहा है। किसानों की फसलें डूब चुकी है। तहसील के पूरे प्रसाद, जानकी नगर सहित कई गांवों में घरों के भीतर पानी घुसने की वजह से काफ़ी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसे लोगों ने यह बताया है कि बाढ़ के पानी की वजह से हज़ारों हेक्टेयर की फसल डूब गई। दूसरी तरफ बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से व्यवस्था की गई है। यह बताया जा रहा है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। नमस्कार।